अगर मैं तुम्हें कहूं कि जो ब्रह्मांड तुम देख रहे हो वो असल में पूरा ब्रह्मांड ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बहुत छोटे से हिस्से की हल्की सी परछाई है, तो तारे, आकाशगंगाएं, समय, प्रकाश, ये सब मिलकर भी शायद पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि सच ये है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसे हम समझते नहीं, और शायद जो हमें समझ आता है वो उसका 1% भी नहीं है। डार्क मैटर हमें पकड़ रहा है, डार्क एनर्जी हमें दूर फेंक रही है, और समय खुद हमें धीरे धीरे आगे धकेल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड क्या है, सवाल ये है कि हम इसे देख क्यों पा रहे हैं, और जितना देखते हैं उतना डर क्यों लगता है। अगर आपको लगता है कि दिमाग सिर्फ सोचता है तो आप अभी शुरुआत में हो, क्योंकि डेंस साइकोलॉजी में हम दिमाग की नहीं, सोच के पीछे छुपी परतों को खोलते हैं। ऐसे ही डीप, माइंड बेंडिंग और रियलिटी शिफ्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सफर में जुड़े रहो। 1. तारे, स्टार्स, ब्रह्मांड के महान निर्माता और जीवन के आधार। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। सामान्यतः हम उन्हें केवल तारे कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक तारा अपने आप में एक विशाल संसार है। तारे केवल प्रकाश देने वाली वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक शक्तियों में से एक हैं। यदि तारे न होते तो ग्रहों का निर्माण नहीं होता, जीवन संभव नहीं होता, और शायद हम स्वयं भी अस्तित्व में नहीं होते। तारों को समझना वास्तव में ब्रह्मांड को समझने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि दृश्य ब्रह्मांड का अधिकांश इतिहास तारों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग और तारों की आवश्यकता लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। शुरुआती ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और घना था। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और तापमान कम होने लगा। उस समय ब्रह्मांड में मुख्य रूप से केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सरल तत्व मौजूद थे। उस प्रारंभिक ब्रह्मांड में न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न आकाश गंगाएं थीं और न ही जीवन, केवल गैसों का विशाल समुद्र था। तब एक प्रश्न उठता है, यदि शुरुआत में केवल साधारण गैसें थीं, तो आज हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और लोहे जैसे जटिल तत्व कहां से आए? इस प्रश्न का उत्तर है तारे। तारे ही वे विशाल भट्टियां हैं जिनमें ब्रह्मांड के जटिल तत्वों का निर्माण हुआ। इसलिए तारों को अक्सर ब्रह्मांड के रसायनज्ञ कहा जाता है। तारा वास्तव में क्या है? तारा अत्यधिक गर्म प्लाज्मा का एक विशाल गोला होता है। प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। तारे के भीतर अरबों खरबों टन गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तारे का केंद्र इतना गर्म और घना होता है कि वहां पदार्थ सामान्य नियमों से अलग व्यवहार करने लगता है। एक साधारण तारे के केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तारे के अंदर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। इस दौरान थोड़ी मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, E=mc²। यही ऊर्जा प्रकाश, ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। हम सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त करते हैं वह इसी प्रक्रिया का परिणाम है। तारों का जन्म, अंधकार से प्रकाश तक। तारों का जन्म ब्रह्मांड की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है। तारे विशाल गैसीय बादलों में जन्म लेते हैं, जिन्हें नीहारिका, नेबुला कहा जाता है। एक नीहारिका में गैस और धूल अरबों किलोमीटर तक फैली होती है। कभी कभी किसी विस्फोट, गुरुत्वीय अस्थिरता या पास के सुपरनोवा के प्रभाव से यह बादल सिकुड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे गैस अंदर की ओर गिरती है, घनत्व बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। आखिरकार केंद्र इतना गर्म हो जाता है कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब एक नया तारा जन्म लेता है। यह मानो अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हो। तारों का संतुलन, अस्तित्व का संघर्ष। तारे का पूरा जीवन 2 शक्तियों के संघर्ष पर आधारित होता है। 1. गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तारे के पूरे द्रव्यमान को अंदर की ओर खींचता है। यदि केवल गुरुत्वाकर्षण होता तो तारा तुरंत अपने ही भार से ढह जाता। 2. संलयन से उत्पन्न ऊर्जा। तारे के केंद्र में होने वाला संलयन अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा बाहर की ओर दबाव बनाती है। जब दोनों शक्तियां बराबर होती हैं, तब तारा स्थिर रहता है। यही संतुलन लाखों और अरबों वर्षों तक तारे को जीवित रखता है।
सूर्य, हमारा जीवनदाता तारा। हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। पृथ्वी पर जीवन की लगभग हर प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करती है। पौधों का प्रकाश संश्लेषण, जल चक्र, मौसम, जलवायु, खाद्य श्रृंखला, सब कुछ सूर्य से जुड़ा हुआ है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है। तारों का विकास, सभी तारे समान नहीं होते। कुछ तारे सूर्य से छोटे होते हैं, जबकि कुछ उससे सैकड़ों गुना बड़े। तारे का आकार उसके पूरे भविष्य को निर्धारित करता है। छोटे तारे धीरे धीरे ईंधन जलाते हैं। वे खरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मध्यम तारे, सूर्य जैसे तारे लगभग 10 अरब वर्ष तक जीवित रहते हैं। विशाल तारे, बहुत बड़े तारे अपने ईंधन को अत्यधिक तेजी से खर्च करते हैं। वे केवल कुछ लाख या करोड़ वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। तारों की मृत्यु, हर जन्म लेने वाली वस्तु की तरह तारे भी अमर नहीं हैं। जब उनका ईंधन समाप्त हो जाता है, तब उनका अंतिम अध्याय शुरू होता है। मध्यम तारों की मृत्यु, सूर्य जैसे तारे पहले लाल दानव, रेड जायंट बनते हैं, फिर उनकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। अंत में केवल उनका गर्म केंद्र बचता है, जिसे श्वेत बौना, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। विशाल तारों की मृत्यु, विशाल तारों का अंत अत्यंत नाटकीय होता है। वे एक भीषण सुपरनोवा विस्फोट में फट जाते हैं। कुछ सेकंड में वे इतनी ऊर्जा छोड़ सकते हैं जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन में छोड़ता है। सुपरनोवा के बाद बच सकता है न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल। हम वास्तव में तारों की संतान हैं। यह केवल एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सभी किसी न किसी तारे के भीतर बने थे। किसी प्राचीन तारे की मृत्यु के बाद ये तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। उन्हीं तत्वों से बाद में पृथ्वी बनी, महासागर बने, पेड़ पौधे बने, जानवर बने, मनुष्य बने। अर्थात हमारे शरीर का प्रत्येक परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा रहा है। दार्शनिक दृष्टिकोण, तारे हमें केवल खगोल विज्ञान नहीं सिखाते, वे जीवन का गहरा दर्शन भी सिखाते हैं। उनका जन्म अराजकता से होता है, उनका जीवन संतुलन पर आधारित होता है, उनकी मृत्यु नए सृजन को जन्म देती है। इस प्रकार तारे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में विनाश और निर्माण अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही चक्र के दो भाग हैं। जिस प्रकार किसी तारे की मृत्यु से नए तारे और ग्रह जन्म लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में हर अंत किसी नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। तारे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक शक्तियों में से हैं। वे प्रकाश के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं और उन सभी तत्वों के निर्माता हैं जिनसे ग्रह, महासागर, पर्वत, पेड़ पौधे और मानव बने हैं। यदि ब्रह्मांड एक महान पुस्तक है, तो तारे उसके सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। वे केवल आकाश में चमकते हुए बिंदु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह शक्ति है जिसने निर्जीव पदार्थ को जीवन, चेतना और विचार में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए तारों का अध्ययन केवल अंतरिक्ष का अध्ययन नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की कहानी को समझने का प्रयास भी है। 2. ग्रह, प्लैनेट्स, ब्रह्मांड में संसारों का जन्म, विकास और अस्तित्व का रहस्य। यदि तारे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो ग्रह उनकी सबसे अद्भुत रचनाएं हैं। ग्रह केवल अंतरिक्ष में घूमने वाले पत्थरों या गैस के गोले नहीं हैं। वे ऐसे संसार हैं जहां पर्वत, महासागर, वायुमंडल, मौसम, भूगर्भीय गतिविधियां और संभवतः जीवन तक मौजूद हो सकता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद अरबों खरबों ग्रहों में से केवल एक। जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं, तो हम वास्तव में यह समझने का प्रयास करते हैं कि संसार कैसे बनते हैं, विकसित होते हैं और क्या कहीं और भी जीवन मौजूद हो सकता है। ग्रह क्या है? ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है, स्वयं का पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण रखता है और लगभग गोलाकार आकार धारण कर लेता है। लेकिन यह परिभाषा ग्रहों की वास्तविक महत्ता को व्यक्त नहीं करती। ग्रह ब्रह्मांड में वे स्थान हैं जहां पदार्थ जटिल रूप धारण करता है। तारों के भीतर बने तत्व ग्रहों पर इकट्ठा होकर चट्टानों, धातुओं, महासागरों, वायुमंडलों और कभी-कभी जीवों का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, तारे तत्व बनाते हैं, लेकिन ग्रह उन तत्वों को संसारों में बदलते हैं। ग्रहों का जन्म, तारों की संतानों का निर्माण। जब कोई नया तारा जन्म लेता है, तो उसके चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल चक्राकार डिस्क बन जाती है।
इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क में मौजूद धूल के सूक्ष्म कण आपस में टकराने लगते हैं। पहले वे रेत के कणों जैसे होते हैं, फिर छोटे पत्थर बनते हैं, बड़े पत्थर बनते हैं, चट्टानी पिंड बनते हैं, ग्रहाणु प्लैनेटिसाइमल्स बनते हैं, अंततः ग्रह बन जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है। आज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इसी प्रकार बनी थी। ग्रहों के प्रकार ब्रह्मांड में ग्रह एक जैसे नहीं होते। वे आकार, संरचना, तापमान और वातावरण में अत्यंत भिन्न हो सकते हैं। 1. स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। उदाहरण मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनकी सतह ठोस होती है। 2. गैसीय दानव गैस जायंट्स। ये मुख्यतः गैसों से बने होते हैं। उदाहरण जुपिटर, सैटर्न। इनका आकार पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। 3. बर्फीले दानव आइस जायंट्स। इनमें बर्फ, गैस और विभिन्न रासायनिक यौगिकों की अधिकता होती है। उदाहरण उरानस, नेपट्यून। पृथ्वी एक असाधारण ग्रह। अब तक ज्ञात सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे विशेष है क्योंकि यहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी की विशिष्टताएं: तरल जल, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल, उपयुक्त तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर जलवायु। ये सभी कारक मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी यह दर्शाती है कि ग्रह केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, वे जीवन के पालने भी बन सकते हैं। ग्रह और जीवन का संबंध। ब्रह्मांड में जीवन की खोज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र ग्रह ही है। क्यों? क्योंकि जीवन को आवश्यकता होती है ऊर्जा की, रासायनिक तत्वों की, स्थिर वातावरण की, समय की। ये सभी चीजें ग्रहों पर उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो पृथ्वी जैसे हों। बाह्य ग्रह एक्सोप्लैनेट्स, अन्य तारों के संसार। 1990 के दशक से पहले हमें केवल अपने सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी थी, लेकिन आज वैज्ञानिक हजारों बाह्य ग्रह खोज चुके हैं। बाह्य ग्रह वे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हैं, कुछ पूरी तरह महासागरों से ढके हो सकते हैं, कुछ अत्यधिक गर्म हैं, कुछ 2 सूर्यों की परिक्रमा करते हैं, कुछ अपने तारों के बहुत पास हैं। यह खोज हमें बताती है कि ग्रह ब्रह्मांड में अत्यंत सामान्य है। क्या हर तारे के पास ग्रह होते हैं? आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार अधिकांश तारों के पास ग्रह होने की संभावना है। यदि हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, तो संभवतः वहां अरबों ग्रह भी मौजूद होंगे। और यदि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो ग्रहों की संख्या कल्पना से भी परे हो जाती है। ग्रहों का विकास। ग्रह बनने के बाद स्थिर नहीं रहते, वे लगातार बदलते हैं। उन पर ज्वालामुखी फूटते हैं, पर्वत बनते हैं, महासागर बनते हैं, महाद्वीप खिसकते हैं, वायुमंडल बदलते हैं। पृथ्वी का इतिहास इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आज की पृथ्वी अरबों वर्ष पहले की पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। ग्रहों की मृत्यु। जिस प्रकार तारे मरते हैं, उसी प्रकार ग्रहों का भी अंत हो सकता है। कुछ ग्रह अपने तारे में गिर सकते हैं, किसी अन्य ग्रह से टकरा सकते हैं, अंतरिक्ष में भटक सकते हैं, अपने तारे के लाल दानव बनने पर नष्ट हो सकते हैं। लगभग 5 अरब वर्षों बाद हमारा सूर्य लाल दानव बनेगा और संभवतः पृथ्वी को निगल जाएगा। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण। ग्रह हमें एक गहरा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या पृथ्वी अद्वितीय है या जीवन ब्रह्मांड में सामान्य है? यदि अरबों ग्रह मौजूद हैं, तो क्या केवल एक ग्रह पर ही जीवन विकसित हुआ होगा? क्या कहीं कोई अन्य सभ्यता आकाश की ओर देखकर वही प्रश्न पूछ रही होगी जो हम पूछते हैं? ग्रहों का अध्ययन केवल खगोल विज्ञान नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारी विशिष्टता को समझने का प्रयास भी है। ग्रह ब्रह्मांड की प्रयोगशालाएं। यदि तारे ब्रह्मांड के कारखाने हैं, तो ग्रह उसकी प्रयोगशालाएं हैं। यहीं पर पदार्थ जटिल रूप धारण करता है, यहीं पर रसायन विज्ञान विकसित होता है, यहीं पर महासागर बनते हैं, यहीं पर जीवन जन्म ले सकता है और यहीं पर चेतना विकसित होकर ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न पूछती है। निष्कर्ष। ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, वे संभावनाओं के संसार हैं। वे तारों की संतानों के समान हैं, जो ब्रह्मांड के तत्वों को जीवन, पर्यावरण और सभ्यता में बदल सकते हैं। जब हम किसी ग्रह का अध्ययन करते हैं, तो हम केवल एक दूरस्थ दुनिया को नहीं देखते, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड में संसार कैसे जन्म लेते हैं, कैसे विकसित होते हैं और क्या कहीं और भी कोई हमारी तरह आकाश की ओर देखकर अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रहा है। अगला भाग, उपग्रह, मून्स, ग्रहों के साथी और छिपे हुए संसार। 3.
उपग्रह मून्स, ग्रहों के साथी, छिपे हुए संसार और ब्रह्मांड के मौन प्रहरी। जब हम अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में तारे और ग्रह आते हैं, लेकिन ग्रहों के आसपास घूमने वाले उपग्रह मून्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में कई बार उपग्रह अपने ग्रहों से भी अधिक रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। सामान्य रूप से लोग उपग्रह को केवल ग्रह का चंद्रमा समझते हैं, लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान बताता है कि उपग्रह केवल ग्रहों के साथी नहीं हैं। वे अपने आप में पूर्ण संसार हो सकते हैं, जिनमें महासागर, पर्वत, ज्वालामुखी, वायुमंडल और शायद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी मौजूद हो सकती हैं। हमारा अपना चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ब्रह्मांड में हजारों उपग्रह मौजूद हैं और उनमें से कई वैज्ञानिकों के लिए जीवन की खोज के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह या बड़े पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमा करता है। उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, प्राकृतिक उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, उदाहरण पृथ्वी का चंद्रमा, यूरोपा, टाइटन, गैनीमेड। दो, कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, उदाहरण संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, जीपीएस उपग्रह। इस अध्याय में हम प्राकृतिक उपग्रहों की चर्चा करेंगे। उपग्रहों का जन्म कैसे होता है? यह प्रश्न आज भी खगोल विज्ञान के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार उपग्रह कई तरीकों से बन सकते हैं। एक, ग्रह के साथ ही निर्माण। जब कोई ग्रह बनता है तब उसके आसपास गैस और धूल की छोटी डिस्क बन सकती है। इसी डिस्क से उपग्रह जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर और सैटर्न के कई उपग्रह इसी प्रकार बने। दो, विशाल टक्कर सिद्धांत। हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यही है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड टकराया। इस टक्कर से अंतरिक्ष में विशाल मात्रा में पदार्थ फैल गया। धीरे धीरे वही पदार्थ एकत्रित होकर चंद्रमा बन गया। यदि यह टक्कर न हुई होती तो शायद आज पृथ्वी का कोई चंद्रमा नहीं होता। 3, गुरुत्वीय पकड़, कैप्चर। कभी कभी कोई छोटा खगोलीय पिंड किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाता है, फिर वह ग्रह का उपग्रह बन जाता है। संभवतः कुछ उपग्रह इसी प्रकार बने हैं। हमारा चंद्रमा, पृथ्वी का मौन साथी। रात के आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा केवल एक सुंदर वस्तु नहीं है, उसने पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्वार भाटा पर प्रभाव। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को प्रभावित करता है। इसी कारण ज्वार आते हैं, भाटा आता है। यदि चंद्रमा न होता तो महासागरों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता। पृथ्वी की स्थिरता। चंद्रमा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी की धुरी अत्यधिक डगमगा सकती थी। इससे जलवायु में भारी परिवर्तन होते। संभवतः जीवन का विकास भी कठिन हो जाता। मानव संस्कृति पर प्रभाव। हजारों वर्षों से चंद्रमा कैलेंडर का आधार रहा, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा, कविताओं और साहित्य का विषय रहा, वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र रहा। इस प्रकार चंद्रमा केवल खगोलीय वस्तु नहीं बल्कि मानव सभ्यता का हिस्सा भी है। क्या उपग्रह केवल मृत चट्टानें हैं? एक समय वैज्ञानिक ऐसा ही मानते थे, लेकिन आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों ने यह धारणा बदल दी। आज हमें पता है कि कुछ उपग्रह अत्यंत सक्रिय और जटिल संसार हैं। यूरोपा, बर्फ के नीचे महासागर। यूरोप वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोमांचक उपग्रहों में से एक है। इसकी सतह मोटी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के नीचे विशाल तरल महासागर मौजूद है। कुछ अनुमान बताते हैं कि वहां पृथ्वी के सभी महासागरों से भी अधिक पानी हो सकता है। यदि वहां ऊर्जा और रासायनिक तत्व मौजूद हैं, तो जीवन की संभावना भी हो सकती है। टाइटन, एक विचित्र संसार। टाइटन सौरमंडल के सबसे रहस्यमय उपग्रहों में से एक है। यह विशेष है क्योंकि इसका घना वायुमंडल है। इसकी सतह पर नदियां हैं, झीलें हैं, बादल हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन और एथेन बहते हैं। टाइटन हमें दिखाता है कि दुनिया केवल पृथ्वी जैसी ही नहीं हो सकती। आयो, ज्वालामुखियों का नरक। यो सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय पिंड है। इस पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह हमें दिखाता है कि छोटे खगोलीय पिंड भी अत्यंत गतिशील हो सकते हैं। गैनीमीड, उपग्रहों का राजा। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह ग्रह मरकुरी से भी बड़ा है। इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है।
यह तथ्य दर्शाता है कि कुछ उपग्रह ग्रहों जितने जटिल हो सकते हैं। जीवन की खोज में उपग्रहों का महत्व। जब लोग पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की बात करते हैं तो अधिकांश लोग ग्रहों की कल्पना करते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि जीवन की खोज में उपग्रह उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उपग्रहों पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं, जटिल रसायन विज्ञान हो सकता है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन का पहला प्रमाण किसी ग्रह पर नहीं बल्कि किसी उपग्रह पर मिल सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। उपग्रह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वे तारों की तरह चमकते नहीं, फिर भी वे ग्रहों के विकास और स्थिरता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हर महत्वपूर्ण वस्तु चमकदार नहीं होती। कई बार सबसे गहरे प्रभाव वे चीजें डालती हैं जो पृष्ठभूमि में शांतिपूर्वक कार्य कर रही होती हैं। चंद्रमा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उसने पृथ्वी पर जीवन को स्थिरता दी, लेकिन वह स्वयं केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। यदि ग्रह संसार हैं, तो उपग्रह उन संसारों के साथी और संरक्षक हैं। कुछ उपग्रह ग्रहों को स्थिर रखते हैं, कुछ जीवन की संभावना छिपाए हुए हैं, कुछ अपने आप में ग्रहों जैसे जटिल संसार हैं। इसलिए आधुनिक खगोल विज्ञान में उपग्रहों को अब केवल ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंड के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें स्वतंत्र दुनिया माना जाता है जिनके अपने इतिहास, भूगोल और रहस्य हैं। उपग्रह ब्रह्मांड के सबसे कम आंके गए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों में से हैं। वे ग्रहों के साथी होने के साथ साथ संभावित जीवन के आश्रय, भूगर्भीय गतिविधियों के केंद्र और ब्रह्मांड के इतिहास के संरक्षक भी हैं। जब हम किसी उपग्रह को देखते हैं तो हम केवल एक चंद्रमा नहीं देखते, हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जो शायद अरबों वर्षों से अपने भीतर ऐसे रहस्य छिपाए बैठी है जो जीवन, ग्रहों और स्वयं ब्रह्मांड को समझने की हमारी धारणा बदल सकते हैं। 4. क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। सौरमंडल के प्राचीन अवशेष, ग्रहों के निर्माण की बची हुई सामग्री और ब्रह्मांडीय इतिहास के जीवित साक्षी। यदि तारे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ग्रह उनकी रचनाएं हैं और उपग्रह उनके साथी हैं, तो क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, ब्रह्मांड के इतिहास की वे बची हुई ईंटें हैं जिनसे कभी ग्रह बनने वाले थे। पहली नजर में क्षुद्र ग्रह महत्वहीन पत्थरों की तरह दिखाई देते हैं। वे न तो तारों की तरह चमकते हैं, न ग्रहों की तरह विशाल हैं और न ही उपग्रहों की तरह प्रसिद्ध। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के सबसे पुराने पिंडों में से हैं। वे लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराने हैं और आज भी लगभग उसी अवस्था में मौजूद हैं जिस अवस्था में सौरमंडल के निर्माण के समय थे। इसलिए जब वैज्ञानिक किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करते हैं तो वे वास्तव में समय में अरबों वर्ष पीछे जाकर सौरमंडल के जन्म को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या हैं? क्षुद्र ग्रह चट्टानों, धातुओं और कभी-कभी बर्फ से बने छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में मार्स और जुपिटर के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन वे केवल वहीं तक सीमित नहीं हैं। कुछ पृथ्वी के पास आते हैं, कुछ ग्रहों की कक्षा को पार करते हैं, कुछ सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं, कुछ तो ग्रहों के उपग्रहों की तरह भी व्यवहार करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का जन्म। अधूरे ग्रह। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सूर्य का निर्माण हुआ, तब उसके चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल चक्र था। इसी चक्र से ग्रह बनने लगे, लेकिन हर पदार्थ ग्रह नहीं बन पाया। कुछ क्षेत्रों में टक्करों की संख्या बहुत अधिक थी, गुरुत्वीय व्यवधान मौजूद थे, विशाल ग्रहों का प्रभाव था। विशेष रूप से जुपिटर का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण छोटे पिंडों को एक बड़े ग्रह में बदलने से रोकता रहा। परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ों छोटे पिंड अलग अलग बने रहे। यही आज के क्षुद्र ग्रह हैं। इस अर्थ में क्षुद्र ग्रह वास्तव में अधूरे ग्रह हैं। वे वह सामग्री हैं जो कभी ग्रह बन सकती थी लेकिन बन नहीं पाई। ब्रह्मांडीय समय कैप्सूल। कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसा कोई डिब्बा हो जिसमें पृथ्वी बनने से पहले की सामग्री सुरक्षित रखी हो। वैज्ञानिकों के लिए क्षुद्र ग्रह ठीक वैसे ही हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटे, महाद्वीप बदले, महासागर बने, जीवन विकसित हुआ। इन प्रक्रियाओं ने पृथ्वी की मूल संरचना को बदल दिया, लेकिन कई क्षुद्र ग्रह अरबों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित बने हुए हैं।
इसलिए वे सौरमंडल के निर्माण काल की मूल सामग्री को आज भी अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के प्रकार। सभी क्षुद्र ग्रह एक जैसे नहीं होते। एक, कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह, सी टाइप। ये सबसे सामान्य प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। इनमें कार्बन, जलयुक्त खनिज, प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कई कार्बनिक अणु ऐसे ही पिंडों द्वारा लाए गए होंगे। 2, सिलिकेट क्षुद्र ग्रह, एस टाइप। ये मुख्यतः चट्टानों और सिलिकेट खनिजों से बने होते हैं। इनकी सतह अपेक्षाकृत चमकीली होती है। 3, धात्विक क्षुद्र ग्रह, एम टाइप। इनमें मुख्यतः लोहा, निकेल, अन्य धातुएं पाई जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी प्राचीन टूटे हुए ग्रह के केंद्र के अवशेष हो सकते हैं। क्षुद्र ग्रह घेरे का वास्तविक स्वरूप। फिल्मों में अक्सर क्षुद्र ग्रह घेरे को अत्यंत घना दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में विशाल चट्टानें भरी हों, लेकिन वास्तविकता अलग है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर होते हैं। यदि आप किसी अंतरिक्ष यान में वहां से गुजरें, तो संभव है कि आपको आसपास कोई क्षुद्र ग्रह दिखाई ही न दे। पृथ्वी और क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह केवल दूर स्थित वस्तुएं नहीं हैं, उन्होंने पृथ्वी के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। जीवन की सामग्री लाने वाले यात्री। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर पानी, कार्बनिक यौगिक, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा पहुंचे होंगे। यदि यह सही है, तो जीवन की कहानी में क्षुद्र ग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विनाश के दूत। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस घटना को आज क्रिटेशियस पैलोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट से जोड़ा जाता है। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वैश्विक आग लगी, वातावरण में धूल फैल गई, सूर्य का प्रकाश कम हो गया, जलवायु बदल गई और अंततः अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए। विडंबना यह है कि उसी घटना ने बाद में स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के विकास का मार्ग भी खोला। क्या भविष्य में फिर टक्कर हो सकती है? हाँ, पृथ्वी के पास आने वाले कुछ क्षुद्र ग्रहों को नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। वैज्ञानिक लगातार उनकी निगरानी करते हैं। हालांकि निकट भविष्य में किसी बड़े विनाशकारी टक्कर का झात खतरा नहीं है, फिर भी यह संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसी कारण दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां ग्रह सुरक्षा, प्लैनेटरी डिफेंस पर काम कर रही हैं। क्षुद्र ग्रह खनन। भविष्य की अर्थव्यवस्था। भविष्य में क्षुद्र ग्रह केवल वैज्ञानिक रुचि के विषय नहीं रहेंगे, वे मानव सभ्यता के लिए संसाधनों का विशाल स्रोत बन सकते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों में सोना, प्लेटिनम, निकेल, दुर्लभ धातुएं बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब मानव खनिक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों पर काम कर रहे हों। क्या क्षुद्र ग्रहों पर जीवन हो सकता है? वर्तमान जानकारी के अनुसार अधिकांश क्षुद्र ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वे बहुत छोटे हैं, वायुमंडल नहीं रखते, अत्यधिक तापमान झेलते हैं। फिर भी वे जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी सामग्री को संरक्षित रख सकते हैं। इसलिए जीवन की उत्पत्ति को समझने में उनका महत्व अत्यधिक है। दार्शनिक दृष्टिकोण। क्षुद्र ग्रह हमें एक गहरी शिक्षा देते हैं। हम अक्सर केवल बड़ी और चमकदार चीजों पर ध्यान देते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, लेकिन कभी कभी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छोटी वस्तुओं में छिपे होते हैं। क्षुद्र ग्रह हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में आकार ही महत्व का मापदंड नहीं है। एक छोटा क्षुद्र ग्रह किसी विशाल ग्रह से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी अपने भीतर छिपाए हो सकता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। यदि ग्रह पूर्ण विकसित संसार हैं, तो क्षुद्र ग्रह उन संसारों के निर्माण की कच्ची सामग्री हैं। वे हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब ग्रह नहीं बने थे, महासागर नहीं बने थे, जीवन नहीं था। वे ब्रह्मांड के निर्माण स्थल पर बिखरी हुई बची हुई सामग्री हैं। उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अराजक धूल और चट्टानों का एक बादल अंततः पृथ्वी जैसे जीवंत संसार में बदल गया। क्षुद्र ग्रह साधारण चट्टानें नहीं हैं, वे सौरमंडल के जन्म के जीवित अवशेष, ग्रहों के निर्माण की अधूरी कहानियां और ब्रह्मांडीय इतिहास के मौन साक्षी हैं। उनके भीतर छिपी जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और भविष्य में मानव सभ्यता अंतरिक्ष में कैसे विस्तार कर सकती है। 5. धूमकेतु, कॉमेट्स। बर्फ और धूल के ब्रह्मांडीय यात्री, सौरमंडल के प्राचीन संदेशवाहक और जीवन के संभावित वाहक। यदि
क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के निर्माण की बची हुई चट्टानें हैं, तो धूमकेतु कॉमेट्स सौरमंडल के सबसे प्राचीन और रहस्यमय यात्री हैं। वे केवल अंतरिक्ष में घूमने वाले बर्फीले पिंड नहीं हैं, बल्कि ऐसे समय कैप्सूल हैं जिनके भीतर 4.6 अरब वर्ष पुराना इतिहास सुरक्षित हो सकता है। हजारों वर्षों तक मनुष्य धूमकेतुओं को देखकर आश्चर्यचकित होता रहा। प्राचीन सभ्यताएं उन्हें शुभ या अशुभ संकेत मानती थीं। कभी उन्हें युद्ध का संदेशवाहक कहा गया, कभी राजाओं के पतन का संकेत, तो कभी देवताओं का दूत। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने दिखाया कि धूमकेतु न तो कोई अलौकिक शक्ति है और न ही केवल सुंदर आकाशीय दृश्य। वे ब्रह्मांड के इतिहास को समझने की चाबी हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में धूमकेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु मुख्यतः बर्फ, धूल, चट्टानों और जमे हुए गैसों से बना एक खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है। इसे अक्सर गंदा हिमगोला, डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है। धूमकेतु के भीतर पाया जा सकता है पानी की बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कार्बनिक यौगिक, धूल और चट्टानें। लेकिन यह परिभाषा धूमकेतु की वास्तविक महत्ता को नहीं दर्शाती। धूमकेतु वास्तव में ब्रह्मांड के ऐसे संग्रहालय हैं जिनमें सौरमंडल की प्रारंभिक सामग्री लगभग अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित है। धूमकेतुओं का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब सूर्य के आसपास गैस और धूल का विशाल बादल मौजूद था। सूर्य के पास का क्षेत्र बहुत गर्म था। वहां धातुएं, चट्टानें टिक सकती थीं, लेकिन सूर्य से बहुत दूर के क्षेत्र अत्यंत ठंडे थे। वहां पानी, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें बर्फ में बदल गईं। इन्हीं ठंडे क्षेत्रों में धूमकेतुओं का निर्माण हुआ। इसलिए धूमकेतुओं को अक्सर सौरमंडल के जमे हुए अवशेष कहा जाता है। धूमकेतु कहाँ रहते हैं? अधिकांश धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं। दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक, कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित बर्फीले पिंडों का क्षेत्र है। यहीं से कई लघु अवधि धूमकेतु आते हैं। दो, ओर्ट बादल। ऑर्ट क्लाउड सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित माना जाता है। यह इतनी दूर है कि सूर्य वहां केवल एक अत्यंत चमकीले तारे जैसा दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ खरबों धूमकेतु मौजूद हो सकते हैं। धूमकेतु की संरचना। धूमकेतु कई भागों से मिलकर बना होता है। नाभिक, न्यूक्लियस, यह धूमकेतु का मुख्य भाग होता है। यहीं पर बर्फ, धूल, गैस, चट्टानें मौजूद रहती हैं। अधिकांश धूमकेतुओं का नाभिक केवल कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ दर्जन किलोमीटर तक बड़ा होता है। कोमा। जब धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है तो उसकी बर्फ गर्म होकर सीधे गैस में बदलने लगती है। इससे उसके चारों ओर गैस और धूल का विशाल बादल बन जाता है। इसे कोमा कहा जाता है। कभी कभी कोमा हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। पूंछ, टेल। धूमकेतु की सबसे प्रसिद्ध विशेषता उसकी पूंछ है। जब सूर्य की ऊर्जा धूमकेतु की सामग्री को बाहर फेंकती है तो एक लंबी चमकीली पूंछ बनती है। रोचक बात यह है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, चाहे धूमकेतु किसी भी दिशा में जा रहा हो। धूमकेतुओं की पूंछ क्यों चमकती है? यह प्रश्न सदियों तक लोगों को आश्चर्यचकित करता रहा। वास्तव में पूंछ चमकती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश धूल पर पड़ता है। गैसें सूर्य की ऊर्जा से चमकने लगती हैं। कुछ धूमकेतुओं की पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। कुछ तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से भी कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं। प्रसिद्ध धूमकेतु हैलीज कॉमेट। यह मानव इतिहास का सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह लगभग हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। मानव सभ्यता ने इसे हजारों वर्षों से देखा और दर्ज किया है। यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन में 2 बार देखने का सौभाग्य पा सकता है। कॉमेट हेल-बॉप। 1997 में यह अत्यंत चमकीला दिखाई दिया था। लाखों लोगों ने इसे नंगी आंखों से देखा। क्या धूमकेतु जीवन के बीज लाए? यह आधुनिक विज्ञान के सबसे रोमांचक विचारों में से एक है। धूमकेतुओं में पाए गए हैं पानी, कार्बनिक अणु, जटिल रासायनिक यौगिक। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर महासागरों का कुछ जल जीवन के लिए आवश्यक रसायन धूमकेतुओं द्वारा लाए गए होंगे। यदि यह सही है तो संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी का एक हिस्सा अंतरिक्ष से आया हो। धूमकेतु और पृथ्वी का इतिहास।
प्रारंभिक सौरमंडल में धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की टक्करें बहुत सामान्य थीं। उस समय पृथ्वी लगातार बाहरी पिंडों से टकरा रही थी। इन टक्करों ने पृथ्वी की सतह को बदला, रसायन विज्ञान को प्रभावित किया, जल और कार्बनिक पदार्थ पहुंचाए, संभवतः जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने में सहायता की। धूमकेतु। सौरमंडल के इतिहासकार। यदि हम सौरमंडल की तुलना एक पुस्तक से करें तो धूमकेतु उसके सबसे पुराने पृष्ठों की तरह हैं। वे उस समय की जानकारी अपने भीतर संजोए हुए हैं जब पृथ्वी नहीं बनी थी, महासागर नहीं बने थे, जीवन नहीं था। वे हमें बताते हैं कि सौरमंडल किन पदार्थों से बना और उसका प्रारंभिक वातावरण कैसा था। क्या धूमकेतु खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, हालांकि अधिकांश धूमकेतु पृथ्वी से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ की कक्षाएं पृथ्वी के निकट आती हैं। यदि कोई बड़ा धूमकेतु पृथ्वी से टकराए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आधुनिक खगोल विज्ञान ऐसे पिंडों की लगातार निगरानी करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। धूमकेतु हमें ब्रह्मांड के बारे में एक अनोखी शिक्षा देते हैं। वे हजारों वर्षों तक अंधेरे और ठंडे अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, फिर अचानक सूर्य के पास आते हैं और पूरे आकाश में चमक उठते हैं। उनका अधिकांश जीवन अदृश्य होता है, लेकिन एक छोटा सा क्षण उन्हें अद्भुत बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उसके दिखाई देने वाले समय से नहीं मापा जा सकता। कभी कभी सबसे गहरी कहानियां उन यात्रियों के भीतर छिपी होती हैं जो अरबों वर्षों तक मौन रहते हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। धूमकेतु केवल बर्फ और धूल के पिंड नहीं हैं, वे सौरमंडल के जन्म के साक्षी हैं, जीवन के संभावित वाहक हैं, ब्रह्मांडीय इतिहास के संरक्षक हैं, समय के यात्री हैं। जब हम किसी धूमकेतु को आकाश में चमकते हुए देखते हैं तो हम वास्तव में 4.6 अरब वर्ष पुराने इतिहास के एक जीवित अवशेष को देख रहे होते हैं। धूमकेतु सौरमंडल के सबसे प्राचीन और रहस्यमय पिंडों में से हैं। वे हमें सौरमंडल के जन्म, पृथ्वी के विकास और जीवन की उत्पत्ति से जुड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करते हैं। वे केवल आकाश में दिखाई देने वाली चमकीली पूंछ नहीं हैं, वे समय के ऐसे यात्री हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के इतिहास को अपने भीतर सुरक्षित रखा है और आज भी हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। 6. उल्कापिंड, उल्का और उल्काखंड। मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। अंतरिक्ष के भटके हुए यात्री, पृथ्वी तक पहुंचने वाले ब्रह्मांडीय संदेशवाहक और सौरमंडल की वास्तविक भौतिक सैंपल सामग्री। अंतरिक्ष में हर समय छोटे छोटे पत्थर, धातु के टुकड़े और धूल के कण घूमते रहते हैं। ये दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड के सबसे सीधे प्रमाण हैं जो हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी तक मिलते हैं। जब ये पिंड अंतरिक्ष में होते हैं तब इन्हें मीटियोरॉइड कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलते हुए प्रकाश पैदा करते हैं तब इन्हें उल्का, मीटियोर कहते हैं। और अगर इनमें से कोई टुकड़ा जलने से बचकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो वह उल्कापिंड, मीटियोराइट कहलाता है। यह एक ही वस्तु के 3 अलग अलग चरण हैं और यही बात इस पूरे विषय को बेहद रोचक बनाती है। उल्कापिंड क्या हैं? उल्कापिंड वे ठोस पिंड हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हैं और वायुमंडल से गुजरने के बाद भी पूरी तरह जलते नहीं हैं। ये आकार में बहुत छोटे धूल कणों से लेकर बड़े पत्थरों तक हो सकते हैं। इनका स्रोत आमतौर पर होता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स या कभी कभी ग्रहों की टक्कर से बने टुकड़े। इसलिए उल्कापिंड वास्तव में सौरमंडल की टूटी हुई सामग्री है। तीनों अवस्थाएं, एक ही यात्रा के अलग चरण। 1. मीटियोरॉइड। जब यह अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है, यह अवस्था सबसे लंबी होती है, कभी कभी अरबों वर्षों तक। 2. उल्का, मीटियर। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तेज गति अक्सर 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड के कारण हवा से घर्षण होता है। इस घर्षण से यह जलने लगता है और आकाश में चमकदार लकीर बनाता है। इसे हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। 3. उल्कापिंड, मीटियोराइट। यदि यह पूरी तरह न जलकर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो यह उल्कापिंड बन जाता है। यही वह चरण है जहां हमें अंतरिक्ष की वास्तविक चट्टान मिलती है। वायुमंडल में जलने का रहस्य। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह अत्यंत तेज गति से आता है। उस समय हवा अचानक सामने आती है, अत्यधिक दबाव बनता है, तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है।
लेकिन रोचक बात यह है कि ये वस्तुएं घर्षण से नहीं जलती जैसा लोग सोचते हैं। असल में उनके सामने हवा संपीड़ित कंप्रेस होती है और वही हवा अत्यधिक गर्म होकर उन्हें जला देती है। इस प्रक्रिया में चमक पैदा होती है जिसे हम उल्का के रूप में देखते हैं। उल्का वर्षा, मीटियर शावर। कभी कभी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिखरे धूल और कणों के घने क्षेत्र से गुजरती है। उस समय एक ही रात में सैकड़ों या हजारों उल्काएं दिखाई दे सकती हैं। इसे उल्का वर्षा कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई धूमकेतु अपनी कक्षा में चलते हुए धूल और कणों का एक लंबा निशान छोड़ जाता है। जब पृथ्वी उस निशान से गुजरती है तो आकाश जलती हुई लकीरों से भर जाता है। उल्का पिंडों के प्रकार। उल्का पिंड केवल एक जैसे नहीं होते, वे अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। एक, पत्थरीले उल्का पिंड, स्टोनी मीटियोराइट्स। ये सबसे सामान्य प्रकार हैं। इनमें सिलिकेट खनिज होते हैं। ये पृथ्वी की चट्टानों जैसे दिख सकते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग होती है। 2, धात्विक उल्का पिंड, आयरन मेटेरॉइड्स। ये मुख्यतः लोहे और निकेल से बने होते हैं। ये बहुत भारी और घने होते हैं। इनकी सतह अक्सर चमकदार और धातु जैसी होती है। 3, मिश्रित उल्का पिंड, स्टोनी आयरन मीटियोराइट्स। इनमें चट्टान और धातु दोनों का मिश्रण होता है। ये बहुत दुर्लभ होते हैं। सबसे प्रसिद्ध उल्का पिंड घटनाएं। 1, चेल्याबिंस्क घटना 2013। रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र में एक बड़ा उल्का वायुमंडल में फटा। इससे उत्पन्न विस्फोट सूर्य से भी अधिक चमकदार था। हजारों खिड़कियां टूट गईं और कई लोग घायल हुए। 2, तुंगुस्का घटना 1908। साइबेरिया में एक विशाल विस्फोट हुआ। एक बड़े क्षेत्र के पेड़ गिर गए, लेकिन कोई स्पष्ट क्रेटर नहीं मिला। यह माना जाता है कि एक वायुमंडलीय विस्फोट हुआ था। 3, अरिजोना क्रेटर। अमेरिका में एक विशाल उल्कापिंड गिरने से एक बड़ा गड्ढा बना। यह आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उल्कापिंड क्यों महत्वपूर्ण है? उल्कापिंड केवल पत्थर नहीं है, वे सौरमंडल के लैब सैंपल हैं। 1, सौरमंडल की उम्र का प्रमाण। कुछ उल्कापिंड लगभग 4.56 अरब वर्ष पुराने हैं। ये हमें बताते हैं कि सौरमंडल कितने समय पहले बना था। 2, ग्रहों के निर्माण की जानकारी। इनमें मौजूद तत्व बताते हैं कि ग्रह कैसे बने। 3, जीवन की उत्पत्ति के संकेत। कुछ उल्कापिंडों में पाए गए हैं अमीनो एसिड, कार्बनिक यौगिक। यह संकेत देता है कि जीवन के मूल तत्व अंतरिक्ष में भी मौजूद हैं। क्या उल्कापिंड पृथ्वी पर जीवन लाए? यह विचार बहुत रोचक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर पानी, कार्बनिक रसायन, जीवन के निर्माण के अणु उल्कापिंडों द्वारा आए हो सकते हैं। यदि यह सही है तो हम वास्तव में अंतरिक्ष से आए रसायनों से बने हैं। क्या उल्कापिंड खतरनाक है? हाँ, लेकिन बहुत कम संभावना में। छोटे उल्कापिंड अक्सर जल जाते हैं। बड़े उल्कापिंड दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। इसी कारण अंतरिक्ष एजेंसियां संभावित खतरनाक वस्तुओं पर लगातार नजर रखती हैं। उल्कापिंडों की वैज्ञानिक कीमत। वैज्ञानिक उल्कापिंडों को बहुत मूल्यवान मानते हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर बिना बदले आते हैं। उनमें अंतरिक्ष की मूल सामग्री होती है। वे ग्रहों के निर्माण का रिकॉर्ड रखते हैं। कई उल्कापिंडों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझते हैं कि पृथ्वी और अन्य ग्रह कैसे बने। दार्शनिक दृष्टिकोण। उल्कापिंड हमें एक गहरा संदेश देते हैं। वे अंतरिक्ष में अरबों वर्षों तक भटकते रहते हैं, फिर अचानक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उनमें से कुछ जलकर नष्ट हो जाते हैं और कुछ पृथ्वी तक पहुंचकर इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कई बार जीवन में भी लंबी यात्राएं बिना पहचान के होती हैं, लेकिन एक छोटा सा क्षण किसी अस्तित्व को अर्थपूर्ण बना सकता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। उल्कापिंड ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच सीधे संपर्क का माध्यम है। वे हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड और पृथ्वी अलग नहीं हैं, दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष की सामग्री लगातार पृथ्वी पर आ रही है, इसलिए पृथ्वी एक बंद प्रणाली नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ लगातार आदान प्रदान करने वाला ग्रह है। उल्कापिंड, उल्का और मेटियोरॉइड केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, वे सौरमंडल के वास्तविक नमूने, ब्रह्मांड के संदेशवाहक और पृथ्वी के इतिहास के साक्षी हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि उसी विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो आज भी चल रही है। जब हम आकाश में कोई टूटता तारा देखते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे होते हैं। 7, निहारिका नेबुला।
तारों के जन्म स्थान, ब्रह्मांड की सबसे विशाल और सुंदर गैस संरचनाएं और सृष्टि के वास्तविक क्रैडल्स। अगर पूरे ब्रह्मांड को एक जीवन चक्र माना जाए तो नीहारिकाएं, नेबुला उसका गर्भ है, वहीं जगह जहां से तारों का जन्म होता है और जहां से आगे चलकर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अंततः जीवन तक की कहानी शुरू होती है। नीहारिका को साधारण शब्दों में गैस और धूल का बादल कहा जा सकता है, लेकिन यह परिभाषा बहुत छोटी है। वास्तव में नीहारिकाएं ब्रह्मांड की सबसे विशाल, सबसे जटिल और सबसे रचनात्मक संरचनाओं में से एक है। ये लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती हैं और इनके भीतर ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पदार्थ धीरे धीरे टूटकर नए तारों का निर्माण करता है। यदि तारे ब्रह्मांड के कलाकार हैं, तो नीहारिकाएं उनका कार्यशाला, वर्कशॉप है। डी, नीहारिका क्या है? नीहारिका अंतरिक्ष में फैला हुआ गैस, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल, कॉस्मिक डस्ट का विशाल बादल है। ये बादल बहुत ठंडे हो सकते हैं, बहुत घने या बहुत फैले हुए हो सकते हैं, प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, नए तारों का निर्माण कर सकते हैं। नीहारिका केवल एक खाली जगह नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रसायन विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण का मैदान है। डी, नीहारिकाएं कहां से आती हैं? नीहारिकाओं की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। वे कई तरीकों से बनती हैं। डी, एक, मृत तारों का अवशेष। जब कोई बड़ा तारा मरता है और सुपरनोवा में फटता है, तो उसका बाहरी पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है। यह फैलाव गैस, भारी तत्व, धूल को एक विशाल बादल में बदल देता है। यही बादल समय के साथ नीहारिका बन जाता है। इसलिए नीहारिकाएं मृत्यु से जन्म का सबसे सुंदर उदाहरण है। डी, दो, अंतरतारकीय गैस का जमाव। अंतरिक्ष में पहले से मौजूद गैस धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह इकट्ठी हो जाती है। डी, तीन, आकाश गंगाओं के टकराव। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं, तो गैसें आपस में मिलकर नई नीहारिकाएं बना सकती हैं। नीहारिकाओं के प्रकार। नीहारिकाएं एक जैसी नहीं होती, उनकी संरचना और व्यवहार के आधार पर कई प्रकार होते हैं। एक, उत्सर्जन नीहारिका, एमिशन नेबुला। ये वे नीहारिकाएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। जब पास के तारे की ऊर्जा गैस को उत्तेजित करती है, तो वह चमकने लगती है। इन्हें अक्सर लाल या गुलाबी रंग में देखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस चमकती है। दो, परावर्तन नीहारिका, रिफ्लेक्शन नेबुला। ये स्वयं प्रकाश नहीं बनाती, बल्कि पास के तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। इनका रंग अक्सर नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश अधिक बिखरता है। तीन, अंधेरी नीहारिका, डार्क नेबुला। ये बहुत घनी धूल से बनी होती हैं, जो पीछे के तारों का प्रकाश रोक देती हैं। इसलिए ये अंतरिक्ष में काले धब्बों जैसी दिखाई देती हैं। चार, ग्रहीय नीहारिका, प्लैनेटरी नेबुला। जब मध्यम आकार के तारे अपने जीवन के अंत में बाहरी परतें छोड़ते हैं, तो एक सुंदर गोलाकार गैस संरचना बनती है। इन्हें प्लैनेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूरबीन से देखने पर ये ग्रह जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका ग्रहों से कोई संबंध नहीं होता। नीहारिका और तारे का जन्म। नीहारिकाएं केवल सुंदर बादल नहीं हैं, वे तारों की नर्सरी हैं। प्रक्रिया इस प्रकार होती है। चरण एक, गुरुत्वाकर्षण का आरंभ। नीहारिका के भीतर कहीं कहीं घनत्व थोड़ा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण इन्हीं क्षेत्रों को धीरे धीरे खींचने लगता है। चरण दो, संकुचन, कोलैप्स। गैस और धूल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इससे तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। चरण तीन, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार केंद्र में एक गर्म गेंद बनने लगती है। यह अभी तारा नहीं होता, लेकिन बनने की प्रक्रिया में होता है। चरण चार, नाभिकीय संलयन शुरू। जब तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, तो हाइड्रोजन संलयन शुरू हो जाता है और एक नया तारा जन्म लेता है। प्रसिद्ध नीहारिकाएं। एक, ओरायन नीहारिका, ओरियन नेबुला। यह पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे प्रसिद्ध नीहारिकाओं में से एक है। यह सक्रिय रूप से नए तारों का निर्माण कर रही है। दो, ईगल नीहारिका, ईगल नेबुला। इसमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन नामक संरचना है, जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। तीन, क्रैब नीहारिका, क्रैब नेबुला। यह एक सुपरनोवा विस्फोट का अवशेष है। नीहारिकाएं और तत्वों का निर्माण। नीहारिकाएं केवल तारे नहीं बनाती, बल्कि रसायन विज्ञान को भी जन्म देती हैं। तारों के भीतर बने भारी तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा,
सुपरनोवा के बाद निहारिकाओं में फैल जाते हैं। इन्हीं तत्वों से आगे ग्रह बनते हैं, महासागर बनते हैं, जीवन बनता है। इसलिए निहारिकाएं ब्रह्मांड की रासायनिक प्रयोगशालाएं भी हैं। क्या निहारिकाएं जीवित हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, लेकिन रूपक में हाँ, क्योंकि वे जन्म देती हैं, वे बदलती हैं, वे विकसित होती हैं और वे मरकर नई निहारिकाएं बनाती हैं। यह एक ब्रह्मांडीय चक्र है। समय और निहारिकाएं। निहारिकाओं का जीवन लाखों से करोड़ों वर्षों तक हो सकता है। वे धीरे धीरे बदलती हैं, इसीलिए मानव जीवन में उनका परिवर्तन देखना लगभग असंभव है, लेकिन अंतरिक्षीय पैमाने पर वे लगातार गतिशील रहती हैं। निहारिकाओं का रंग क्यों होता है? निहारिकाओं के रंग उनके तत्वों और ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोजन एरो लाल, ऑक्सीजन एरो नीला हरा, धूल एरो काला / धुंधला, मिश्रण एरो बहुरंगी। इसलिए निहारिकाएं अंतरिक्ष की कैनवास पेंटिंग जैसी दिखती हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। निहारिकाएं हमें ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। सृजन हमेशा खालीपन से नहीं बल्कि परिवर्तन से आता है। निहारिका में कोई स्थायी वस्तु नहीं होती, सब कुछ बदल रहा होता है। गैस संकुचित हो रही है, तारे बन रहे हैं, पुराने तारे मर रहे हैं, नए तत्व फैल रहे हैं। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार बन रहा है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। यदि हम ब्रह्मांड को एक जीवन चक्र माने, निहारिकाएं जन्म देती हैं, तारे जीवन जीते हैं, ग्रह संसार बनाते हैं और अंत में सब फिर से निहारिका में लौट जाते हैं। यह एक अनंत चक्र है, जन्म से विकास से मृत्यु से पुनर्जन्म। निहारिकाएं ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर संरचनाएं हैं। वे केवल गैस और धूल के बादल नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की वह प्रक्रिया है जहां से नए तारे, नए ग्रह और अंततः नए संसार जन्म लेते हैं। जब हम किसी निहारिका को देखते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड के भविष्य को बनते हुए देख रहे होते। 8. आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज। ब्रह्मांड के विशाल नगर, तारों के महासमूह और अनंत संरचनाओं की आधार इकाई। अगर ब्रह्मांड को किसी विशाल व्यवस्था की तरह समझा जाए तो आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज उसकी सबसे बड़ी इकाइयां हैं। ये केवल तारों का समूह नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे संसारों का महासंग्रह है, जहां अरबों खरबों तारे, ग्रह प्रणालियां, निहारिकाएं, धूल, गैस और रहस्यमय पदार्थ एक साथ गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य डोर से बंधे होते हैं। आकाश गंगा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मांड में महानगर हो और तारे उन शहरों के घर। लेकिन ये तुलना भी बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि हर आकाश गंगा अपने आप में एक विशाल, गतिशील और विकसित होता हुआ ब्रह्मांडीय सिस्टम है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं वो है मिल्की वे, लेकिन ये केवल अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा एक विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तंत्र है, जिसमें शामिल होते हैं अरबों या खरबों तारे, ग्रह और उपग्रह प्रणालियां, गैस और धूल के बादल, निहारिकाएं और सबसे रहस्यमय तत्व डार्क मैटर। इन सभी को एक साथ बांधकर रखने वाली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार केवल दिखाई देने वाला पदार्थ ही पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य ढांचा भी है, जिसे हम डार्क मैटर के रूप में जानते हैं। आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं? ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद गैस और पदार्थ समान रूप से फैले नहीं थे। कुछ जगहों पर घनत्व थोड़ा अधिक था। इन्हीं घने क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया। चरण 1, प्रारंभिक घनत्व असमानता। बिग बैंग के बाद पदार्थ हर जगह समान नहीं था, छोटे छोटे घनत्व अंतर मौजूद थे। चरण 2, गुरुत्वीय खिंचाव। जहां घनत्व अधिक था वहां पदार्थ और अधिक खींचने लगा। चरण 3, संरचना का निर्माण। धीरे धीरे बड़े गैस बादल बने और उनमें तारे बने, तारा समूह बने और अंततः पूरी आकाश गंगाएं बनी। चरण 4, घूर्णन, रोटेशन। अधिकांश आकाश गंगाएं घूमती है। ये घूर्णन उन्हें एक सपाट या सर्पिल आकार देता है। आकाश गंगाओं के प्रकार। आकाश गंगाएं एक जैसी नहीं होती, वे आकार और संरचना में बहुत भिन्न होती है। 1, सर्पिल आकाश गंगा, स्पाइरल गैलेक्सी। ये सबसे सुंदर और प्रसिद्ध प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। इनमें एक केंद्रीय उभार, बल्ज, घूमती हुई भुजाएं, स्पाइरल आर्म्स
और बहुत सारे युवा तारे। हमारी मिल्की वे इसी प्रकार की आकाशगंगा है। 2 दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, इलिप्टिकल गैलेक्सी। ये गोल या अंडाकार आकार की होती है। इनमें पुराने तारे अधिक होते हैं, नया तारा निर्माण कम होता है, संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है। 3 अनियमित आकाशगंगा, इरेग्युलर गैलेक्सी। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये अक्सर टकराव या गुरुत्वीय प्रभाव के कारण विकृत हो जाती है। मिल्की वे, हमारा ब्रह्मांडीय घर, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो है मिल्की वे। ये एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें 100 से 400 अरब तारे, अरबों ग्रह और अनगिनत निहारिकाएं मौजूद है। हमारा स्थान हमारी सूर्य प्रणाली मिल्की वे की एक बाहरी भुजा में स्थित है जिसे ओरियन आर्म कहा जाता है। ये केंद्र से बहुत दूर है। केंद्र में क्या है? मिल्की वे के केंद्र में एक अत्यंत विशाल और रहस्यमय ब्लैक होल मौजूद है, सगिटेरियस ए। ये सूर्य से लाखों गुना अधिक भारी है और आकाशगंगा की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। आकाशगंगाओं का आकार कितना बड़ा होता है ये समझना कठिन है। एक सामान्य आकाशगंगा लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती है, अरबों तारे रख सकती है और अपने भीतर पूरी ग्रह प्रणालियां समाहित कर सकती है। यदि सूर्य एक कंकड़ है तो आकाशगंगा एक पूरा रेगिस्तान है। आकाशगंगाओं की टक्कर, आकाशगंगाएं स्थिर नहीं होती, वे एक दूसरे से टकरा भी सकती है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा। भविष्य में एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से टकराने वाली है। ये टक्कर अरबों वर्षों में होगी। दोनों आकाशगंगाओं को मिलाकर एक नई विशाल आकाशगंगा बनाएगी। लेकिन चूंकि तारों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, इसलिए व्यक्तिगत तारे आमतौर पर टकराते नहीं हैं। आकाशगंगाएं कैसे घूमती हैं? आकाशगंगाएं एक निश्चित तरीके से घूमती है, लेकिन यहाँ एक रहस्य है। यदि केवल दिखाई देने वाला पदार्थ होता तो बाहरी तारे इतने तेज नहीं घूम सकते थे। इससे पता चलता है कि कोई अदृश्य पदार्थ मौजूद है। डार्क मैटर, ये पदार्थ प्रकाश को नहीं रोकता, नहीं उत्सर्जित करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। इसी ने आकाशगंगाओं को एक साथ बांध रखा है। आकाशगंगाएं और तारा निर्माण। आकाशगंगाएं केवल संरचनाएं नहीं हैं, वे जीवित सिस्टम जैसी है। उनमें लगातार नए तारे बनते हैं, पुराने तारे मरते हैं, गैस चक्र चलता रहता है। ये एक निरंतर ब्रह्मांडीय पुनर्जनन प्रक्रिया है। क्या हर आकाशगंगा में जीवन हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। यदि हर आकाशगंगा में अरबों ग्रह हैं, तो संभावना बहुत अधिक है कि कहीं न कहीं जीवन मौजूद हो। लेकिन अभी तक हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। आकाशगंगाओं की संख्या, ये सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। कुछ अनुमान 100 अरब से 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या हमारी कल्पना से भी परे है। दार्शनिक दृष्टिकोण, आकाशगंगाएं हमें यह समझाती है कि ब्रह्मांड केवल खाली स्थान नहीं है, ये संरचनाओं का एक विशाल जाल है और हर संरचना अपने भीतर अनगिनत कहानियां रखती है। हमारी मिल्की वे केवल एक उदाहरण है इस अनंत ब्रह्मांडीय नेटवर्क का। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, यदि निहारिकाएं जन्म देती हैं, तारे जीवन जीते हैं, ग्रह संसार बनाते हैं, तो आकाशगंगाएं वो मंच है जहां ये पूरा नाटक चलता है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की इकाइयां हैं, संरचना की रीढ़ है और विकास की प्रयोगशालाएं हैं। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। वे केवल तारों का समूह नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय इतिहास, विकास और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम किसी आकाशगंगा को देखते हैं तो हम केवल प्रकाश का एक समूह नहीं देखते, हम अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय कहानी देखते हैं। 9 आकाशगंगा समूह और सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स। ब्रह्मांड के सबसे विशाल ढांचे, आकाशगंगाओं के महासमूह और ब्रह्मांडीय नेटवर्क की रीढ़। अगर आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज ब्रह्मांड के महान ग्रह हैं, तो आकाशगंगा समूह, गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स उन महानगरों के पूरे देश और महाद्वीप हैं।
ये वो स्तर है जहां ब्रह्मांड का पैमाना इतना विशाल हो जाता है कि हमारी कल्पना की सीमाएं टूटने लगती है। यहाँ एक एक संरचना में हजारों आकाशगंगाएं होती हैं और वे सभी मिलकर गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर के अदृश्य जाल में बंधी रहती हैं। आकाशगंगा समूह क्या है? एक आकाशगंगा समूह, गैलेक्सी क्लस्टर, आकाशगंगाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ दर्जन से लेकर हजारों आकाशगंगाएं एक साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी होती है। इन समूहों में शामिल होते हैं आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज, गर्म गैस, हॉट प्लाज्मा, डार्क मैटर और विशाल गुरुत्वीय संरचना। यहां गैस इतनी गर्म होती है कि वह एक्सरेज उत्सर्जित करती है, जिससे वैज्ञानिक इन्हें अंतरिक्ष में पहचान सकते हैं। आकाशगंगा समूह का आकार कितना बड़ा होता है? एक सामान्य आकाशगंगा समूह लाखों प्रकाश वर्ष तक फैला हो सकता है, हजारों आकाशगंगाएं समेट सकता है और इतना विशाल होता है कि प्रकाश को इसे पार करने में लाखों वर्ष लग जाए। यदि मिल्की वे एक शहर है तो एक आकाशगंगा समूह पूरा राज्य है। हमारा स्थानीय समूह लोकल ग्रुप, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अकेली नहीं है, ये एक छोटे समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इसमें शामिल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सबसे बड़ी आकाशगंगा, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और लगभग 50 से अधिक छोटी आकाशगंगाएं। भविष्य की टक्कर। दिलचस्प बात यह है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे लगभग 4-5 अरब वर्षों में टकराने वाली है। इस टक्कर से एक नई विशाल आकाशगंगा बनेगी जिसे कभी कभी मिल्कोमेडा कहा जाता है। आकाशगंगा समूह के भीतर क्या होता है? आकाशगंगा समूह स्थिर नहीं होते, वे लगातार गतिशील रहते हैं। उनमें आकाशगंगाएं घूमती है, टकराती है, विलय मर्जर करती है और नए तारे बनाती है। आकाशगंगा टकराव। जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं तो तारे आमतौर पर सीधे नहीं टकराते क्योंकि उनके बीच बहुत दूरी होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण संरचना बदल देता है। गैस संकुचित होकर नए तारे बनाती है और पूरी आकाशगंगा का आकार बदल जाता है। सुपर क्लस्टर क्या है? अब हम एक और बड़े पैमाने पर आते हैं। सुपर क्लस्टर्स। सुपर क्लस्टर आकाशगंगा समूहों का समूह होता है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से एक है। उदाहरण, एक समूह में सैकड़ों या हजारों आकाशगंगाएं और एक सुपर क्लस्टर में ऐसे कई समूह। इसका आकार इतना विशाल होता है कि इसे समझना कठिन हो जाता है। लानियाकेया सुपर क्लस्टर। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जिस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है उसे लानियाकेया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। लानियाकेया का अर्थ है अनंत आकाश या असीम स्वर्ग। लानियाकेया की विशेषताएं। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक आकाशगंगाएं शामिल हैं। इसका व्यास लगभग 500 मिलियन प्रकाश वर्ष है। इसमें हमारी लोकल ग्रुप भी शामिल है। ब्रह्मांड का कॉस्मिक फ्लो। सुपर क्लस्टर केवल स्थिर नहीं होते, आकाशगंगाएं इसमें एक विशेष दिशा में बहती है जिसे कॉस्मिक फ्लो कहा जाता है। ये बहाव गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ग्रेट अट्रैक्टर। सुपर क्लस्टर की गति का कारण एक रहस्यमय क्षेत्र है जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ये इतना विशाल और शक्तिशाली है कि हजारों आकाशगंगाएं उसकी ओर खिंच रही है, लेकिन ये सीधे दिखाई नहीं देता क्योंकि धूल और गैस इसे ढक देती है। सुपर क्लस्टर और डार्क मैटर। सुपर क्लस्टर की संरचना केवल दिखाई देने वाले पदार्थ से नहीं बनती, इसके पीछे एक विशाल अदृश्य ढांचा होता है। डार्क मैटर ये प्रकाश को नहीं रोकता, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। इसी के कारण इतनी विशाल संरचनाएं एक साथ टिक पाती है। ब्रह्मांड का जाल, कॉस्मिक वेब। सुपर क्लस्टर अकेले नहीं होते, वे मिलकर बनाते हैं कॉस्मिक वेब। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। इसमें आकाशगंगा समूह, सुपर क्लस्टर और विशाल खाली जगहें, वॉइड्स, एक जाल की तरह फैले होते हैं। कॉस्मिक वेब का स्वरूप। ये किसी मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। धागों जैसी संरचनाएं जहां आकाशगंगाएं होती है
और बीच में विशाल खाली क्षेत्र। ब्रह्मांड इतना जालीदार क्यों है? ब्रह्मांड शुरुआत में लगभग समान था, लेकिन समय के साथ थोड़े से घनत्व अंतर, गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर ने मिलकर ये विशाल जाल बना दिया। सुपर क्लस्टर कितने बड़े हैं ये समझना कठिन है। एक सुपर क्लस्टर लाखों प्रकाश वर्ष, उसमें हजारों आकाशगंगाएं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। अगर एक आकाशगंगा एक शहर है तो सुपर क्लस्टर पूरा महाद्वीप है। क्या सुपर क्लस्टर स्थायी है? नहीं, ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, इसलिए कुछ संरचनाएं टूट सकती है, कुछ अलग हो सकती है और कुछ नए रूप ले सकती है। भविष्य का ब्रह्मांड, लंबे समय में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होंगी, सुपर क्लस्टर अलग अलग हो सकते हैं और ब्रह्मांड और अधिक खाली हो सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण, सुपर क्लस्टर हमें यह समझाते हैं कि ब्रह्मांड केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, ये एक संगठित संरचना है जिसमें हर स्तर पर पैमाना बदलता है। छोटे स्तर पर परमाणु, मध्यम स्तर पर ग्रह, बड़े स्तर पर आकाशगंगा और सबसे बड़े स्तर पर सुपर क्लस्टर। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड की रीढ़ है। वे दिखाते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, दूरी केवल दृष्टि का भ्रम है और ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क है। आकाशगंगा समूह और सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाएं हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि ब्रह्मांड केवल तारों और ग्रहों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक अत्यंत संगठित और गतिशील नेटवर्क है जिसमें हर आकाशगंगा एक बड़े ब्रह्मांडीय ढांचे का हिस्सा है। हमारी मिल्की वे भी इसी विशाल संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है। 10 ब्लैक होल, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड, जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी निगल लेता है और भौतिकी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यदि ब्रह्मांड में किसी चीज को अंतिम सीमा कहा जा सकता है तो वो है ब्लैक होल, ब्लैक होल्स। ये ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, और क्योंकि प्रकाश ही हमें चीजें दिखाता है, इसलिए ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देते, वे केवल अपने प्रभाव से पहचाने जाते हैं। ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष में मौजूद छेद नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम की संरचना में अत्यधिक विकृति, डिस्टॉर्शन है। यहां पर भौतिकी के नियम जैसा हम उन्हें जानते हैं टूटने जैसे लगते हैं या फिर नई सीमाओं तक पहुंच जाते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल वह क्षेत्र है जहां पदार्थ अत्यंत घनत्व, इन्फिनिट डेंसिटी के करीब तक संकुचित हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाती है। इसका मतलब कोई वस्तु अंदर जाए तो बाहर नहीं आ सकती, प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, समय भी सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं करता। इसी कारण इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को भी रोक लेता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल का निर्माण आमतौर पर बड़े तारों के जीवन के अंत से होता है। एक विशाल तारे का अंत, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपना ईंधन समाप्त कर देता है तो उसके अंदर दो शक्तियों का संतुलन टूट जाता है। बाहर की ओर दबाव, फ्यूजन प्रेशर, अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण। जब दबाव खत्म हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। 2 सुपरनोवा विस्फोट, तारा पहले एक विशाल विस्फोट करता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, लेकिन ये विस्फोट पूरा तारा नहीं बचाता। 3 कोर का संकुचन, तारे का केंद्र कोर अपने ही वजन से गिरकर इतना घना हो जाता है कि परमाणु टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं और अंत में एक अत्यंत घना बिंदु बन जाता है। यदि द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो ये ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल की संरचना, ब्लैक होल कोई साधारण गोला नहीं है, इसकी संरचना कई भागों में समझी जाती है। 1 इवेंट होराइजन, ये ब्लैक होल की सीमा है। एक बार कोई वस्तु इस सीमा को पार कर ले तो वो वापस नहीं आ सकती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक तरफा दरवाजा, अंदर जाओ लेकिन बाहर कभी नहीं। 2 सिंगुलैरिटी,
ये ब्लैक होल का केंद्र होता है। यहाँ घनत्व अनंत के करीब होता है। स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम टूट जाते हैं और ज्ञात भौतिकी काम करना बंद कर देती है। 3. अक्रीशन डिस्क। अक्रीशन डिस्क ब्लैक होल के आसपास गैस और धूल घूमती रहती है। ये सामग्री अत्यधिक गर्म हो जाती है, तेज गति से घूमती है और अत्यधिक विकिरण रेडिएशन छोड़ती है। यही भाग अक्सर ब्लैक होल को दिखने योग्य बनाता है। ब्लैक होल दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वे प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते। हम किसी चीज को तभी देखते हैं जब वो प्रकाश उत्सर्जित करे या प्रकाश को परावर्तित करे। ब्लैक होल ये दोनों नहीं करते, इसलिए वे अदृश्य हैं, लेकिन उनका प्रभाव स्पष्ट होता है। पास के तारों की गति बदल जाती है, गैस तेजी से घूमती है, प्रकाश मुड़ जाता है। ब्लैक होल के प्रकार। 1. तारकीय ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल्स। ये बड़े तारों के मरने से बनते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से कुछ गुना से लेकर कई गुना तक हो सकता है। 2. मध्यम ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये अपेक्षाकृत दुर्लभ है। इनका निर्माण छोटे ब्लैक होल के मिलने से हो सकता है। 3. सुपरमैसिव ब्लैक होल, सुपरमासिव ब्लैक होल्स। ये सबसे विशाल होते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक ऐसा ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी है। सगिटेरियस ए। ब्लैक होल समय को कैसे प्रभावित करते हैं? आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है वहां समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे चलता है, बाहरी दुनिया की तुलना में अंतर पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाए और वापस आए सैद्धांतिक रूप से, तो उसे लगेगा कि बाहर बहुत समय बीत चुका है। स्पैगेटिफिकेशन, स्पगेटिफिकेशन ये ब्लैक होल के पास होने वाली एक बहुत अजीब घटना है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है, उसके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, सिर पर कम। इससे वो वस्तु खिंचकर लंबी हो जाती है, जैसे स्पेगेटी। क्या ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। ब्लैक होल केवल तभी चीजों को खींचते हैं जब वस्तु बहुत पास हो। अगर सूर्य को ब्लैक होल से बदल दिया जाए तो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती रहेगी यदि द्रव्यमान समान हो। ब्लैक होल और प्रकाश। प्रकाश भी ब्लैक होल से बच नहीं सकता, लेकिन रोचक बात यह है कि प्रकाश ब्लैक होल के पास मुड़ जाता है। इसे गुरुत्वीय लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इससे दूर की आकाशगंगाएं भी विकृत दिखाई देती हैं। ब्लैक होल कैसे खोजे जाते हैं? चूंकि वे दिखाई नहीं देते, इसलिए वैज्ञानिक उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। पास के तारों की गति देखकर, एक्सरे विकिरण देखकर, गुरुत्वीय प्रभाव देखकर और प्रकाश के मुड़ने से। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की छाया देखी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इसने एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली, जो वास्तव में उसकी छाया और आसपास की चमकती गैस थी। ब्लैक होल का महत्व। ब्लैक होल केवल विनाशकारी नहीं है, वे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण हैं। आकाशगंगाओं के केंद्र को नियंत्रित करते हैं, गैस और तारों के विकास को प्रभावित करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ के चक्र में भूमिका निभाते हैं। क्या ब्लैक होल ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ। अक्रीशन डिस्क में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में ब्लैक होल ऊर्जा उत्पादन का स्रोत बन सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड का सबसे गहरा प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं। पदार्थ वास्तव में क्या है? समय क्या है? अंतरिक्ष की सीमा कहाँ है? ब्लैक होल वो स्थान है जहां मानव समझ समाप्त होती है और रहस्य शुरू होता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। ब्लैक होल केवल अंत नहीं है, वे तारे के जीवन का परिणाम है, आकाश गंगाओं के केंद्र है और संभवतः नए भौतिक नियमों के द्वार भी हो सकते हैं। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल किसी अन्य ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो सकते हैं, हालांकि ये अभी प्रमाणित नहीं है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड है। वे हमें बताते हैं कि प्रकृति के नियम कितने गहरे और जटिल हो सकते हैं। वे विनाश के प्रतीक भी हैं और ब्रह्मांडीय संरचना के आवश्यक हिस्से भी।
जब हम ब्लैक होल को समझने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड की सीमाओं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और शायद ये भी कि उन सीमाओं के पार क्या हो सकता है। 11 न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्रह्मांड के सबसे घने पिंड जहां पदार्थ की अवस्था चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है तो न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन स्टार्स उस सीमा के ठीक पहले की सबसे चरम और विचित्र अवस्था है। ये ऐसे पिंड है जहां पदार्थ इतना अधिक संकुचित, कंप्रेस्ड हो जाता है कि परमाणु अपनी सामान्य संरचना खो देते हैं और पूरा तारा लगभग एक विशाल न्यूट्रॉन का गोला बन जाता है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक पूरा तारा जिसका आकार लाखों किलोमीटर हो सकता है सिर्फ 10-20 किलोमीटर के गोले में बदल जाए। लेकिन यही न्यूट्रॉन तारे की वास्तविकता है। न्यूट्रॉन तारा क्या है? न्यूट्रॉन तारा एक अत्यंत घना खगोलीय पिंड है जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ कोर होता है। जब बहुत बड़ा तारा अपना ईंधन खत्म करता है तो वो सुपरनोवा में फट जाता है, बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती है और केंद्र इतना दब जाता है कि परमाणु टूट जाते हैं। इस दबाव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं और पूरा तारा न्यूट्रॉन से भरे एक अत्यंत घने गोले में बदल जाता है। न्यूट्रॉन तारे कितने घने होते हैं, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना अधिक होता है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन हो सकता है। पूरा पर्वत एक छोटे कण में समा सकता है। पृथ्वी जैसा ग्रह कुछ किलोमीटर के गोले में बदल सकता है। ये पदार्थ की वो अवस्था है जहां भौतिकी अपनी चरम सीमा के बहुत करीब पहुंच जाती है। न्यूट्रॉन तारे का आकार, आश्चर्य की बात यह है कि इतने विशाल द्रव्यमान के बावजूद न्यूट्रॉन तारे बहुत छोटे होते हैं। व्यास लगभग 10-20 किलोमीटर, द्रव्यमान सूर्य के बराबर या उससे अधिक। इसका मतलब एक पूरा तारा एक शहर के आकार में सिमट जाता है। न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं? प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक विशाल तारे के जीवन को देखना होगा। एक विशाल तारा, बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है। 2 ईंधन समाप्त, हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं। 3 गुरुत्वाकर्षण का दबाव, तारे का केंद्र अपने ही वजन से गिरने लगता है। 4 सुपरनोवा विस्फोट, तारा बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। 5 कोर का संकुचन, यदि द्रव्यमान पर्याप्त है लेकिन ब्लैक होल बनने से कम है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारे की संरचना, न्यूट्रॉन तारे में सामान्य परमाणु संरचना नहीं होती। सामान्य पदार्थ में क्या होता है? नाभिक, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। न्यूट्रॉन तारे में क्या होता है? परमाणु टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं और पूरा तारा लगभग न्यूट्रॉन सूप जैसा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे की सतह, न्यूट्रॉन तारे की सतह अत्यंत कठोर होती है। ये अत्यधिक मजबूत होती है, बहुत पतली परत होती है, लेकिन उसके नीचे पदार्थ अत्यंत घना होता है। गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली होता है? न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि आप वहां खड़े भी नहीं हो सकते। कुछ ही सेकंड में आप सतह से चिपक जाएंगे और शरीर तुरंत अत्यधिक दबाव से बदल जाएगा। न्यूट्रॉन तारे की घूमने की गति, न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं, कुछ सेकंड में कई बार घूम सकते हैं, यानी वे बेहद स्थिर लेकिन अत्यंत तेज घूर्णन करते हैं। पल्सर, पल्सार्स क्या है? जब न्यूट्रॉन तारा घूमते समय विकिरण, रेडिएशन उत्सर्जित करता है तो वो प्रकाश की किरणों के रूप में दिखता है। यदि ये किरण पृथ्वी की दिशा में आती है तो हमें ये पल्स की तरह दिखाई देती है। इन्हें कहा जाता है पल्सर, पुल्सर। पल्सर कैसे काम करता है? न्यूट्रॉन तारा घूमता है, चुंबकीय ध्रुवों से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा बीम के रूप में बाहर जाती है और हर बार जब ये बीम पृथ्वी से गुजरती है हम एक पल्स देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रॉन तारे का चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। कुछ न्यूट्रॉन तारे विशेष रूप से मैग्नेटर ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले पिंड होते हैं। मैग्नेटार कितना शक्तिशाली है?
अगर एक मैग्नेटार पृथ्वी के पास हो, वो पूरे ग्रह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और बहुत दूर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल में अंतर। न्यूट्रॉन तारा अत्यंत घना लेकिन अभी भी पदार्थ मौजूद है, प्रकाश बाहर निकल सकता है। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। कोई ठोस सतह नहीं होती, सैद्धांतिक रूप से सिंगुलैरिटी होती है। न्यूट्रॉन तारे क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें बताते हैं। पदार्थ की चरम अवस्था कैसी होती है, तारे मरने के बाद क्या बनते हैं, ब्रह्मांड में अत्यधिक दबाव कैसे काम करता है, न्यूट्रॉन तारे और तत्वों का निर्माण। कुछ भारी तत्व जैसे सोना, प्लेटिनम संभवतः न्यूट्रॉन तारे की टक्कर से बने या उनके विस्फोट के दौरान बने। न्यूट्रॉन स्टार मर्जर, जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं, विशाल ऊर्जा निकलती है, भारी तत्व बनते हैं और गुरुत्वीय तरंगे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है। गुरुत्वीय तरंगे ये अंतरिक्षमय में पैदा होने वाली लहरें, इन्हें पहली बार सीधे तौर पर देखा गया। लीगो न्यूट्रॉन तारे और समय, ब्लैक होल जितना नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन तारे भी समय को प्रभावित करते हैं। उनके पास समय थोड़ा धीमा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव स्पष्ट होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण, न्यूट्रॉन तारे हमें एक गहरा संदेश देते हैं, विनाश के बाद भी अस्तित्व बच सकता है। पदार्थ पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वो केवल नई अवस्था में बदल जाता है। ये ब्रह्मांड का एक नियम दर्शाता है, कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, न्यूट्रॉन तारे तारों की मृत्यु के बाद का जीवन है, ब्रह्मांड की अत्यंत घनी अवस्था है और भौतिकी के चरम परीक्षण स्थल है। वे हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में सीमा केवल एक विचार है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे घने और रहस्यमय पिंडों में से एक है। वे हमें बताते हैं कि तारे मरने के बाद भी अद्भुत रूपों में बने रह सकते हैं और पदार्थ अत्यंत चरम परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। वे ब्लैक होल की सीमा के पास खड़े ब्रह्मांडीय प्रहरी जैसे हैं, जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, जटिल और रहस्यमय है। 12 क्वासर क्वेज़ार्स, ब्रह्मांड के सबसे चमकीले, सबसे दूरस्थ और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत, जहां आकाश गंगाओं के केंद्र ऊर्जा के इंजन बन जाते हैं। अगर ब्रह्मांड में किसी चीज को अत्यधिक चमकदार राक्षस कहा जाए तो वो क्वासर है। ये ऐसी ब्रह्मांडीय वस्तुएं हैं जो इतनी दूर होने के बावजूद इतनी तेज चमकती है कि पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा प्रकाश छोड़ सकती है। क्वासर वास्तव में कोई अलग प्रकार का तारा या ग्रह नहीं है, ये एक सक्रिय आकाशगंगा का अत्यंत शक्तिशाली केंद्र होता है, जहां एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पदार्थ को निगलते हुए विशाल ऊर्जा उत्पन्न करता है। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी एक बिंदु से जल उठे और वो बिंदु किसी दूरस्थ आकाशगंगा का केंद्र हो। क्वासर क्या है? क्वासर क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट एक अत्यंत चमकीला खगोलीय स्रोत है जो दूरस्थ आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास बनने वाली ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ये प्रकाश अरबों सूर्य जितना शक्तिशाली हो सकता है, पूरी आकाशगंगा को पीछे छोड़ सकता है और फिर भी अरबों प्रकाश वर्ष दूर से दिखाई देता है। क्वासर कैसे बनता है? क्वासर बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं में से एक है। 1. आकाशगंगा का केंद्र। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में। सगिटेरियस ए। 2. पदार्थ का गिरना, अक्रीशन। ब्लैक होल के आसपास गैस, धूल और तारे टूटकर उसकी ओर गिरने लगते हैं। 3. अक्रीशन डिस्क का निर्माण। गिरता हुआ पदार्थ सीधे ब्लैक होल में नहीं जाता, वो पहले एक घूमती हुई डिस्क बनाता है जिसे कहा जाता है अक्रीशन डिस्क। ये पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है, तेज गति से घूमता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। 4. ऊर्जा का विस्फोट। इस प्रक्रिया में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, रेडियो तरंगे और दृश्य प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। 5. क्वासर का जन्म। जब ये ऊर्जा
इतनी तीव्र हो जाती है कि पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकने लगे, तब उसे क्वासर कहा जाता है। क्वासर कितने चमकीले होते हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है। एक क्वासर हजारों आकाशगंगाओं जितना प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। ये प्रकाश अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। कुछ क्वासर इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय से मिलता है। क्वासर कहाँ पाए जाते हैं? क्वासर बहुत दूर स्थित आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा होता है, इसलिए हम उन्हें अतीत में देख रहे होते हैं। क्वासर और समय। क्वासर हमें ब्रह्मांड का टाइम मशीन दृश्य देते हैं। जब हम एक क्वासर देखते हैं तो हम वास्तव में देख रहे होते हैं ब्रह्मांड का बहुत पुराना इतिहास, जब आकाशगंगाएं बन रही थी और ब्लैक होल बहुत सक्रिय थे। क्वासर की ऊर्जा का स्रोत। क्वासर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है गुरुत्वीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी। जब पदार्थ ब्लैक होल की ओर गिरता है, वो अत्यधिक तेज गति प्राप्त करता है, टकराव से गर्म होता है और ऊर्जा में बदल जाता है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड की सबसे कुशल ऊर्जा निर्माण प्रक्रियाओं में से एक है। क्वासर के जेट्स। कई क्वासर अपने ध्रुवों से अत्यंत शक्तिशाली जेट छोड़ते हैं। ये जेट प्रकाश की गति के करीब चलते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं और आकाशगंगा के बाहर तक पहुंच सकते हैं। जेट कैसे बनते हैं? जब ब्लैक होल के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है, वो पदार्थ को दो विपरीत दिशाओं में फेंक देता है। ये जेट अत्यंत केंद्रित और ऊर्जा से भरे होते हैं। क्वासर और आकाशगंगा का विकास। क्वासर केवल चमकते नहीं हैं, वे आकाशगंगाओं को भी प्रभावित करते हैं। वे तारा निर्माण को रोक सकते हैं, गैस को बाहर फेंक सकते हैं और आकाशगंगा के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एजियन फीडबैक। क्या क्वासर सभी आकाशगंगाओं में होते हैं? नहीं, क्वासर केवल उन आकाशगंगाओं में बनते हैं जहां ब्लैक होल सक्रिय हो, पर्याप्त पदार्थ उपलब्ध हो और गैस तेजी से गिर रही हो। क्या हमारी आकाशगंगा में क्वासर है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में वर्तमान में क्वासर जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसमें केंद्र में मौजूद सगिटेरियस ए अभी शांत अवस्था में है। क्वासर कितने पुराने हैं? अधिकांश क्वासर ब्रह्मांड के शुरुआती समय में अधिक सक्रिय थे। आज वे कम हो गए हैं क्योंकि आकाशगंगाओं में पदार्थ धीरे धीरे कम हो रहा है। क्वासर और ब्रह्मांड की शुरुआत। क्वासर हमें बताते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड बहुत सक्रिय था, आकाशगंगाएं तेजी से बन रही थी और ब्लैक होल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दार्शनिक दृष्टिकोण। क्वासर हमें एक अद्भुत विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ ब्लैक होल सब कुछ निगलता है, दूसरी तरफ वही प्रक्रिया सबसे अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है। अंधकार और प्रकाश एक ही प्रणाली से पैदा हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। क्वासर हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड केवल शांत नहीं है, ये अत्यंत ऊर्जावान और हिंसक भी है और हर आकाशगंगा के केंद्र में एक शक्तिशाली इंजन छिपा हो सकता है। क्वासर का महत्व। क्वासर वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ब्रह्मांड के शुरुआती समय को दिखाते हैं, वे आकाशगंगाओं के विकास को समझाते हैं और वे अत्यधिक भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का अवसर देते हैं। क्वासर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और चमकीली घटनाओं में से एक है। वे हमें बताते हैं कि आकाशगंगाओं के केंद्र केवल शांत गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कभी-कभी वे पूरे ब्रह्मांड से अधिक चमकने वाले ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं। जब हम किसी क्वासर को देखते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ अतीत और सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं को एक साथ देख रहे होते हैं। 13. डार्क मैटर। डार्क मैटर ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे ब्रह्मांड को पकड़ कर रखता है। अगर ब्रह्मांड एक विशाल इमारत है तो डार्क मैटर उसका वो लोहे का ढांचा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना पूरी इमारत गिर जाएगी। ये पदार्थ न तो प्रकाश छोड़ता है, न उसे रोकता है, न उससे टकराता है। फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड की संरचना को नियंत्रित करता है। आज की आधुनिक खगोल भौतिकी में डार्क मैटर सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये
क्या है? डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ है जो प्रकाश, लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को प्रभावित नहीं करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पैदा करता है। इसी कारण इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। इसे केवल इसके प्रभाव, इफेक्ट्स से पहचाना जाता है। हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर है? डार्क मैटर को किसी ने सीधे नहीं देखा, बल्कि इसके अजीब प्रभावों से इसका अनुमान लगाया गया। 1. आकाश गंगाओं की घूमने की गति। जब वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं को देखा, जैसे हमारी मिल्की वे, तो उन्होंने पाया बाहरी तारे बहुत तेज घूम रहे हैं। इतनी गति पर वे उड़कर बाहर चले जाने चाहिए थे, लेकिन वे आकाश गंगा से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कोई अदृश्य द्रव्यमान उन्हें पकड़ कर रख रहा है। 2. गुरुत्वीय लेंसिंग। जब दूर की रोशनी किसी भारी वस्तु के पास से गुजरती है तो वो मुड़ जाती है, लेकिन कई बार जितना पदार्थ दिख रहा है उससे कहीं अधिक प्रकाश मुड़ता है। इससे पता चलता है कि कुछ अदृश्य पदार्थ वहां मौजूद है। 3. कॉस्मिक वेब। ब्रह्मांड की बड़ी संरचना कॉस्मिक वेब में आकाश गंगाएं एक जाल की तरह फैली है। ये जाल केवल दिखाई देने वाले पदार्थ से नहीं बन सकता था। इसे बनाए रखने के लिए एक अदृश्य ढांचा चाहिए। यही डार्क मैटर है। डार्क मैटर कितना है? ये सबसे चौंकाने वाली बात है। ब्रह्मांड का लगभग 5% सामान्य पदार्थ हम जो देखते हैं, 27% डार्क मैटर, 68% डार्क एनर्जी। इसका मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगा, वो ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। डार्क मैटर क्या हो सकता है? ये अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत हैं। 1. विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये ऐसे कण हो सकते हैं जो बहुत भारी है, लेकिन बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। 2. एक्सियंस, बहुत हल्के और अदृश्य कण जो ब्रह्मांड में फैले हो सकते हैं। 3. माचोस। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर पुराने तारे, ब्लैक होल या अंधेरे पिंड हो सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं माना जाता। 4. अननोन फिजिक्स। सबसे बड़ा विचार यह है कि डार्क मैटर शायद नई भौतिकी, न्यू फिजिक्स का हिस्सा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। डार्क मैटर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता और प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। इसलिए ये अदृश्य है। हम इसे केवल गुरुत्वाकर्षण से महसूस कर सकते हैं। आकाश गंगाओं में डार्क मैटर की भूमिका। हमारी मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं डार्क मैटर के बिना टिक ही नहीं सकती। डार्क मैटर आकाश गंगाओं को एक साथ पकड़ कर रखता है, उनकी घूर्णन गति को स्थिर करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। डार्क मैटर का हेलो। हर आकाशगंगा के चारों ओर एक अदृश्य गोला होता है जिसे कहते हैं डार्क मैटर हेलो। ये हेलो आकाशगंगा से कई गुना बड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह अदृश्य होता है। क्या हम डार्क मैटर को पकड़ सकते हैं? वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। बड़े डिटेक्टर, भूमिगत प्रयोगशालाएं और कण भौतिकी के प्रयोग, लेकिन अभी तक कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। डार्क मैटर और ब्रह्मांड का जन्म। डार्क मैटर ने शुरुआती ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिग बैंग के बाद डार्क मैटर पहले इकट्ठा हुआ, फिर सामान्य पदार्थ उसके चारों ओर जमा हुआ और फिर आकाश गंगाएं बनी। इसलिए कहा जाता है डार्क मैटर ब्रह्मांड का ढांचा है। डार्क मैटर और समय। डार्क मैटर स्वयं समय को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसकी गुरुत्वीय संरचना ब्रह्मांड के विस्तार और विकास को प्रभावित करती है। डार्क मैटर बनाम डार्क एनर्जी, ये दोनों अलग है। डार्क मैटर चीजों को आकर्षित करता है, आकाश गंगाओं को जोड़ता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाती है, आकाश गंगाओं को दूर करती है। ब्रह्मांड का संतुलन। ब्रह्मांड एक अजीब संतुलन में है। डार्क मैटर खींचता है, डार्क एनर्जी फैलाती है, सामान्य पदार्थ संरचना बनाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। डार्क मैटर हमें एक गहरा विचार देता है। जो चीज दिखाई नहीं देती वो सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। वास्तविकता केवल दिखने वाली चीजों से नहीं बनती। ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है।
ये हमारी समझ की सीमा को चुनौती देता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। डार्क मैटर ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा है, गुरुत्वीय आधार है और संरचना का रीढ़ है। इसके बिना आकाश गंगाएं नहीं बनती, कॉस्मिक वेब नहीं बनता और ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। क्या डार्क मैटर कभी समझ आएगा? संभव है कि भविष्य में नए कण खोजे जाए या नई भौतिकी विकसित हो और ये रहस्य सुलझ जाए, लेकिन अभी ये विज्ञान का सबसे बड़ा खुला प्रश्न है। निष्कर्ष: डार्क मैटर ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण घटक है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा, गहरा और अदृश्य है। हमारी मिल्की वे भी इसी अदृश्य ढांचे में टिकी हुई है और बिना डार्क मैटर के ये पूरी संरचना संभव नहीं होती। 14. डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने वाली रहस्यमय शक्ति, जो अंतरिक्ष के भविष्य और समय की दिशा दोनों को प्रभावित करती है। अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा है, तो डार्क एनर्जी वो अदृश्य इंजन है जो पूरे ब्रह्मांड को लगातार तेजी से फैलाता जा रहा है। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति है, क्योंकि ये न केवल मौजूद है, बल्कि ब्रह्मांड के विस्तार, एक्सपांशन को धीरे धीरे तेज कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हम नहीं जानते ये क्या है। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी एक ऐसी अज्ञात ऊर्जा है जो पूरे अंतरिक्ष, स्पेस में फैली हुई है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव डालती है और ब्रह्मांड को तेजी से फैलाती है। ये किसी पदार्थ, मैटर की तरह नहीं है। ये एक प्रकार की स्पेस की ऊर्जा है जो खाली जगह में भी मौजूद रहती है। इसकी खोज कैसे हुई? पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब दूर की सुपरनोवे का अध्ययन किया गया, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। इस खोज ने पूरी भौतिकी को हिला दिया। डार्क एनर्जी कितनी बड़ी है? आज के अनुमान के अनुसार लगभग 68% ब्रह्मांड डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर और सिर्फ 5% सामान्य पदार्थ, नॉर्मल मैटर। इसका मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, वो ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है? डार्क एनर्जी की वजह से आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। स्पेस खुद फैल रहा है, ऑब्जेक्ट्स नहीं, स्पेस इटसेल्फ। दूर की आकाश गंगाएं और तेजी से दूर होती जा रही है। यह विस्तार किसी विस्फोट जैसा नहीं है, बल्कि स्पेस का खिंचाव है। क्या यह विस्तार हर जगह होता है? हाँ, डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से मौजूद है, किसी केंद्र से नहीं फैल रही, बल्कि हर जगह स्पेस में एम्बेडेड है। डार्क एनर्जी का प्रभाव। 1. आकाश गंगाओं का दूर जाना। हमारी मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं भी धीरे धीरे अन्य आकाश गंगाओं से दूर हो रही है। हालांकि लोकल ग्रुप में गुरुत्वाकर्षण अभी मजबूत है। 2. कॉस्मिक अलगाव, कॉस्मिक आइसोलेशन। बहुत दूर भविष्य में दूर की आकाश गंगाएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी। ब्रह्मांड अकेला दिखाई देगा, केवल स्थानीय समूह ही बचेगा। 3. प्रकाश का सीमित भविष्य। कुछ आकाश गंगाओं का प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्पेस उनके बीच तेजी से फैल रहा है। डार्क एनर्जी क्या हो सकती है? यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। 1. कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। आइंस्टाइन ने एक विचार दिया था कि स्पेस में एक स्थायी ऊर्जा हो सकती है, इसे लैम्डा कहा जाता है। 2. क्विंटेसेंस। एक गतिशील ऊर्जा क्षेत्र जो समय के साथ बदल सकता है। 3. स्पेस की क्वांटम ऊर्जा। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि खाली स्पेस वास्तव में खाली नहीं है, उसमें क्वांटम ऊर्जा होती है। 4. अज्ञात भौतिकी। सबसे ईमानदार जवाब यह है, हमें अभी नहीं पता। डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। गुरुत्वाकर्षण चीजों को खींचता है, आकाश गंगाओं को जोड़ता है,
डार्क एनर्जी चीजों को दूर धकेलती है, ब्रह्मांड को फैलाती है। ब्रह्मांड का भविष्य डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का भविष्य कई संभावनाएं रखता है। 1. बिग फ्रीज ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा, तारे बुझ जाएंगे और सब ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। 2. तेज विस्तार एक्सेलरेटेड एक्सपांशन आकाश गंगाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगी, कोई संरचना नहीं बचेगी। 3. असीमित विस्तार ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। क्या डार्क एनर्जी बदल सकती है? हाँ, ये संभव है। अगर डार्क एनर्जी की ताकत बदलती है, ब्रह्मांड का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। ये धीमा भी हो सकता है या तेज भी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अंतर। डार्क मैटर आकर्षण, पुल करता है, संरचना बनाता है, आकाश गंगाओं को जोड़ता है। डार्क एनर्जी फैलाव, पुश करती है, ब्रह्मांड को दूर करती है, संरचना को अलग करती है। ब्रह्मांड का संतुलन। ब्रह्मांड 3 शक्तियों से चलता है। सामान्य पदार्थ निर्माण, डार्क मैटर पकड़, डार्क एनर्जी विस्तार। दार्शनिक दृष्टिकोण। डार्क एनर्जी हमें एक बहुत गहरा विचार देती है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो लगातार बदल रहा है और उसका भविष्य पहले से तय नहीं है। ये हमें बताता है कि खालीपन भी सक्रिय हो सकता है। क्या हम डार्क एनर्जी को समझ पाएंगे? संभव है, लेकिन आसान नहीं। इसके लिए नई तकनीक, नए टेलीस्कोप और नई भौतिकी की जरूरत होगी। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, ऊर्जा के रूप में सबसे कम समझी गई चीज है और भविष्य की दिशा तय करती है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली घटक है। ये न केवल अंतरिक्ष को फैलाती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को नियंत्रित करती है। हमारी मिल्की वे भी इस विशाल विस्तार का हिस्सा है और समय के साथ ये भी इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव में बदलती रहेगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पूरा ब्रह्मांड एक कहानी नहीं, एक लगातार बदलती प्रक्रिया है। जब हम पूरे ब्रह्मांड की इस 14 भाग की यात्रा को एक साथ देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है, ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक लगातार बदलता हुआ सिस्टम है, जहां हर स्तर पर गति, परिवर्तन और अनिश्चितता मौजूद है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि इसमें क्या है, बल्कि ये है कि ये इतना विशाल और जटिल क्यों है और हम इसे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। शायद यही क्यूरियोसिटी ही मानव चेतना का सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको ऐसी डीप यूनिवर्स, साइंस और साइकोलॉजी वाली कॉस्मिक जर्नीज पसंद है, तो ऐसे ही और भी माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए और आगे भी सीखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही सवाल।